Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about important judgments of March 2022. देखिए दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी जजमेंट्स थी उनको कवर किया था. अब जो बच गई हैं हम उनको इस सेशन में कवर करने वाले हैं, राइट? एंड दीज सेशंस I always say कि these sessions are very important for you guys. Why? Because judiciary के एग्जाम्स बहुत ही नजदीक हैं और बीट जुडिशरी के एग्जाम्स और बीट यूपीएससी के एग्जाम्स, ये जो जजमेंट्स के सेशन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और देखिए अगर आपको सीक्वेंस वाइज में इस जजमेंट के सेशंस देखने होंगे तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको प्रॉपर जजमेंट्स की जो सेशन है वो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे. चलिए तो फर्स्ट जजमेंट देख लेते हैं हमारी आज की. मास्टर आयुष वर्सेस द ब्रांच मैनेजर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की जजमेंट. ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है. The Supreme Court has enhanced the compensation payable to over rupees 50 lakhs in a motor accident case where a person has been rendered paralyzed for life after he met with an accident as a 5-year-old boy. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम का केस चल रहा था. तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो पर्सन है उनको क्या हो गया, वो पैरालाइज्ड हो गए फॉर लाइफ. और वो किस स्टेज पर हुए थे अपनी लाइफ के, जब वो एक 5 साल के बच्चे थे तब वो पैरालाइज्ड हो गए थे. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, ट्रिब्यूनल ने तो बहुत ही कम जो कॉम्पनसेशन था वो दिया था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया था. और बहुत ही ज्यादा चीजें ऑब्जर्व की थी सुप्रीम कोर्ट ने. उनमें से क्या चीजें थी कि देखिए एज अ 5-year-old गाय अभी उनके पास बहुत ही ज्यादा आगे पूरी की पूरी जिंदगी बची हुई है. तो पूरी जिंदगी में ऐसे बहुत ज्यादा सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा खर्चे होने वाले हैं उनके, क्योंकि उनको हर टाइम एक अटेंडेंट तो हमेशा चाहिए होगा जो उनकी देखभाल करे. उसके जो जो भी चार्जेस होंगे वो पे करने पड़ेंगे. देयर इज अ पर्टिकुलर मशीन जो हमेशा चाहिए होती है और वो जो मशीन होती है वो चेंज होती है आफ्टर एवरी 5 years. तो उसके लिए भी चार्जेस लगेंगे. तो ऐसे ही सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक चार्जेस जो थे वो भी पॉइंट आउट किए और ये तक पॉइंट आउट किया कि देखिए अब पर्सन जो है बिल्कुल पैरालाइज्ड है, वो चल फिर नहीं सकते, खुद से तो वो चल ही नहीं पाएंगे. तो उनके लिए हमेशा टैक्सी चाहिए होगी और वो टैक्सी में भी उनके मदर या फादर जो भी या फिर कोई अटेंडेंट होगा वही लेकर जाएगा. तो ये चार्जेस जितने भी पूरी जिंदगी उनके चलते रहेंगे और मैरिज में भी उनके ये चीजें आएंगी. तो ये सब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन कितना बढ़ा दिया, ₹50 लाख कर दिया. ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लोगों के हित के लिए काम करती है. एक एक पॉइंट की देखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कहां कहां पर जो है पर्सन का आगे जिंदगी में किस तरह से वो जिंदगी जीने वाले हैं और किस तरह से उनका जो आगे खर्चा होने वाला है, उसी बेसिस के ऊपर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन कर दिया. राइट, नेक्स्ट जजमेंट पे चलिए, दैट इज स्वर्णला वर्सेस कलावती. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की जजमेंट. ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये किस बारे में बात करती है. इन द मैटर ऑफ अप्रिशिएटिंग द जेन्युइननेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ विल, देयर इज नो प्लेस फॉर द कोर्ट टू सी वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय टेस्टेटर was fair and equitable to all of his children. The court does not apply Article 14 to disposition under a will. देखिए इस केस में किस बारे में बात हो रही है, विल के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर सीधे सीधे गाइडलाइन में यही मेंशन किया गया कि अगर विल के बारे में बात होती है और कुछ भी विल का एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस आते हैं, इस भी केस में देखा जाए तो हमेशा जब भी विल चैलेंज होती है ना तो कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है. और इस केस में देखा जाए तो वो सर्कमस्टांसेस किस द्वारा किए गए पार्टी ने क्या बोला कि क्यों है ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डॉटर को इक्वल हिस्सा नहीं दिया गया. सिर्फ इस बेसिस के ऊपर यहाँ पर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए गए. तो कोर्ट ने यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीधे बोला कि देखिए हम ये नहीं यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे स्पेशली विल के केसेस में कि सभी बच्चों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है या फिर नहीं किया गया, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. इस बेसिस पे आर्टिकल 14 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. आर्टिकल 40 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ के नजरों में हर एक जो पर्सन है वो इक्वल है. लेकिन यहाँ पर अगर
विल की बात की जाए तो टेस्टेटर के पास एक राइट है कि वो क्रिएट कर सकता है अपना विल। टेस्टेटर जो विल क्रिएट करता है तो उसके पास राइट है कि वो अपनी विल क्रिएट कर सकता है, तो उसको जिस बच्चे को जितना भी अमाउंट उसको देना है वो देगा। ठीक है, अब यहां पर इस केस में बात की जाए तो ये केस ये बिल्कुल भी नहीं था कि जो टेस्टेटर हैं उनका वो अनसाउंड माइंड के हैं या फिर उनकी जो डिसीज उनको कुछ ऐसी हो रखी है जिनसे उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं। ऐसा तो कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं, या फिर उनके सिग्नेचर पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा। सिर्फ ये क्वेश्चन कि डॉटर को इक्वल हिस्सा नहीं दिया गया, इस बेसिस के ऊपर हम विल को चैलेंज या फिर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कैसे क्रिएट कर दें, इसी बेसिस के ऊपर। और यहाँ पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता कि ये तो देखिए पेरेंट्स की अपनी मर्जी है ना कि उनको कई बार उनके बच्चे अच्छे नहीं निकलते, कई बार पेरेंट्स को लगता है कि हमारे ये बच्चे हैं जो हमने सोचा था उस तरह से उनकी उम्मीदों पे एक्चुअली नहीं खरे उतरते। कई बार देखिए कोई क्रिमिनल चीज में चले जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंगली, टेस्टेटर अपने अकॉर्डिंगली विल क्रिएट करता है। कई बार डॉटर्स का ऐसे रहता है, प्रॉपर रीजन भी दिया जाता है। विल अगर आपने देखी होगी तो ये दिया जाता है कि जो डॉटर्स की शादी पे बिल्कुल जो था बहुत ज्यादा खर्चा किया गया और उस वजह से हम इतना ज्यादा उस जो है डॉटर को नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, हिस्सा नहीं दे रहे। तो ये पर्टिकुलर चीजें आ जाती हैं, अलग अलग केसेस सराउंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 हम अप्लाई नहीं करेंगे कि क्यों नहीं दिया डॉटर को भी इक्वल हिस्सा, या फिर इंस्टेड ऑफ डॉटर की फादर की जो दूसरे हैं सन्स हैं उनको भी क्यों नहीं दिया गया इक्वल हिस्सा। तो ये हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर इस चीज में इंटरफेयर नहीं की जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन में कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हिस्सा। ठीक है, दिस वाज द जजमेंट। देखिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, मेघाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस B.V. नगरत्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट नो वन can be permitted to take the benefit of wrong order passed by the court which has been subsequently set aside by the higher forum and court। ठीक है, देखिए यहां पर कोर्ट ने किस बारे में बात की, यहां पर कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बात की है, दैट इज रेस्टिट्यूशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि देखिए जो भी चीज हुई, अगर देखिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के बेसिस के ऊपर ए पर्सन ने, एग्जाम्पल ए पर्सन और बी पर्सन ने एक घर के लिए लड़ रहे थे। ए पर्सन ने क्या बोला कि ये घर जो है मेरा है, बी क्या कह रहे हैं ये घर मेरा है। कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये घर किसका है, बी का है, और यहाँ पर बी जो है यहाँ पर रहने आ गए। लेकिन जब ए ने अपील की तो एपलेट कोर्ट ने क्या कहा, एपलेट कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो केस हुआ था, जो लोअर कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट दी थी उसको हम नहीं उसको कैटेगराइज करेंगे और यहाँ पर ये घर किसका है, ए का। तो रेस्टिट्यूशन प्रिंसिपल कैसे लगा कि यहां पर फिर वापस ए ही इस घर में आ जाएंगे, मतलब जैसी चीजें थी वैसी चीजें फिर से कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल होता है कि जिस तरह से चीजें पहले थी कोर्ट के ऑर्डर होने से पहले, उसी तरह से वो चीजें फिर से चली जाएंगी। तो अब यही प्रिंसिपल यहां पर कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, यहां पर कैसे रिलेट किया गया, देखिए यहां पर क्या किया, कहा गया कि अगर किसी भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर की वजह से आपने कोई भी एडवांटेज ले ली, अगर इस केस में बात की जाए तो यहाँ पर कुछ जो अमाउंट था वो एक्सीड कर दिया गया था कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा और वो अमाउंट दे दिया गया था पार्टीज को। अब देखिए जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया और अमाउंट पार्टीज को एक्सीड अमाउंट जो था वो दे दिया गया, लेकिन जो हायर कोर्ट था, जब हायर कोर्ट में अपील की गई तो वहां पर ये कोर्ट के ऑर्डर को कोर्टर को चेंज कर दिया गया और बोला गया कि जितना भी एक्सीड जो अमाउंट है वो नहीं दिया जाएगा और इवन जो एक्सीडिंग अमाउंट दिया गया है उसको भी वापस ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने यही कहा, तो ये यहां पर जजमेंट हुई। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की कि देखिए कोई भी पर्सन उस ऑर्डर से बेनिफिट नहीं उठा सकता जिस ऑर्डर को हायर फॉर्म या फिर हायर कोर्ट ने क्या कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है। मतलब यहां पर अगर ए कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया था लेकिन उसको बी कोर्ट ने, दैट इज एपेलेट कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, तो यहां पर जो भी आपको अमाउंट कह लीजिए 25 लाख रुपीज इस ऑर्डर की वजह से मिले थे वो आपको वापस देने पड़ेंगे। सीधी सी ये बात करता है। ठीक है, कि अगर कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड हो गया बाय हायर फॉर्म तो जो भी एडवांटेज आपने लोअर कोर्ट के ऑर्डर से लिया था उसको हटा दिया जाएगा, वो फिर से प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा और जो चीजें पहले से थी वैसी ही चीजें अब काम करने लग जाएंगी।
ठीक है, दिस इज जजमेंट दैट इज मेघाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं, इनको बहुत एग्जाम्पल के तरीके से समझना होता है, तभी अच्छे से समझ आता है। एंड आई होप आपको जो ये सेशंस हैं ये समझ में आ रहे होंगे, जो केस लॉज हैं ये पर्टिकुलर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज विशाल अश्विन पटेल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस B.V. नगरत्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखिए, ये जजमेंट किस बारे में बात करता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू डील विद इश्यूज ग्राउंड रेज्ड इन अ रिट पिटिशन एंड देयर आफ्टर टू पास द रीजन्ड ऑर्डर। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधी बात की कि जब भी कोई भी रिट पिटिशन अगर कहाँ आ रही है, हाई कोर्ट में आ रही है, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 हैज द राइट, उनके पास पावर है कि वो रिट पिटिशंस को एंटरटेन कर सकते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को कोई राइट दिया है तो उनको उस राइट को अच्छे से निभाना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल के अंडर अगर कोई भी रिट लेकर आता है और कोई भी पिटिशन लेकर आता है तो यहाँ पर सारे के सारे ग्राउंड्स और सारे के सारे इश्यूज जो उस पिटिशन में मेंशन किए गए हैं उनको प्रॉपर लुकआउट करना पड़ेगा। उसको देखने के बाद फिर आप ऑर्डर कीजिए। ठीक है, फिर आपने जो भी अपनी जजमेंट देनी है। कई बार क्योंकि ऐसी रिट पिटिशंस आ जाती हैं जो एंटरटेन नहीं भी करनी चाहिए, बहुत ही फ्रीवलेस इश्यूज पे आ जाती हैं, तो उनको जो हाई कोर्ट है, इवन सुप्रीम कोर्ट, वो एंटरटेन नहीं करता। लेकिन अगर ऐसी भी रिट पिटिशंस आई हैं तो लेकिन उनके इश्यूज तो देखने पड़ेंगे कि उन्होंने कहा क्या है। जब आप ये देखेंगे फिर आप एक रीजनेबल ग्राउंड दोगे कि इस ग्राउंड की बेसिस की वजह से हम ये जो रिट पिटिशन है उसको क्या कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं। विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड आप सिर्फ ये कहकर लिख दो कि वी आर नॉट इंक्लाइंड। इस जजमेंट में भी ये हुआ कि इस हाई कोर्ट ने सीधे ये बात करी कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस रिट पिटिशन एंड देयर वाज नो पर्टिकुलर ग्राउंड फॉर दिस डिसीजन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि ऐसे कैसे चलेगा भैया, ऐसे कैसे चलेगा, पर्टिकुलर ग्राउंड तो दीजिए। अगर कोई भी इंसान एक रिट फाइल आप उसने की है तो इतने ज्यादा ग्राउंड्स होते हैं, उसमें इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं, कम से कम आप उनकी तकलीफों को देखिए तो सही। और अगर आपको लगता है कि ये फॉल्स इश्यूज पे आ चुका है तो आप बस एक रीजनेबल ग्राउंड दीजिए और उसको जो रिट है उसको एंटरटेन ना कीजिए। ठीक है, दिस वॉज द जजमेंट। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज प्रेमलता @सुनीता वर्सेस नसीब बी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस B.V. नगरत्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखिए, ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ लिटिगेंट कैन नॉट बी परमिटेड टू टेक टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड्स बिफोर टू डिफरेंट अथॉरिटीज कोर्ट्स। यहाँ पर सीधे ये बात की गई कि अगर कोई भी लिटिगेंट है, कोई भी पार्टी आई है, तो वो डिफरेंट ग्राउंड्स नहीं ले सकते डिफरेंट अथॉरिटीज और डिफरेंट कोर्ट्स में। देखिए, इस केस के फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पे ए पर्सन है जो रेवेन्यू अथॉरिटी और तहसीलदार के पास अपना केस लेकर गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी जो डिफेंडेंट है उन्होंने सीधे यहाँ पर कहा, उनकी कंटेंशन ये थी कि ये जो केस है वो रेवेन्यू अथॉरिटी और तहसीलदार की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ठीक है, सीधी बात थी, ये कंटेंशन लिया और यहाँ पर केस क्या हो गया, डिसमिस हो गया। ओके, ये थी हमारी एक बात। अब ए पर्सन यही केस कहां पर लेके गए, फिर सिविल कोर्ट में लेके गए। उन्होंने कहा ठीक है भैया, रेवेन्यू अथॉरिटी में अगर केस नहीं एंटरटेन किया जाएगा तो मैं सिविल कोर्ट में लेकर चले जाता हूं। लेकिन यहां पर फिर से जो बी पार्टी थी उन्होंने यही कंटेंशन लिया कि ये जो केस है वो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, आप दो चीजें नहीं कह सकते कि मतलब लिटिगेंट कैन नॉट परमिटेड टू टेक टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड। कि अगर आप कह रहे हो रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप कह रहे हो सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तब तो ये पर्सन जो है वो तो रेमेडीलेस हो गए, प्लेंटिफ तो रेमेडीलेस हो गए, उनको तो कहीं पे कोई रेमेडी ही नहीं मिलेगी। ऐसा कैसे चलेगा? ठीक है, आप एक स्टैंड तो लीजिए कि अगर रेवेन्यू अथॉरिटी में नहीं है तो कम से कम सिविल कोर्ट में तो होगा। तो ये पर्टिकुलर स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अलग अलग कोर्ट्स में जाके आप अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड नहीं ले सकते। दिस वाज द जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट इट वाज। प्रेमलता वर्सेस नसीब बी। नेक्स्ट जजमेंट पे चलिए, दैट इज एस सेंथिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड ऑनरेबल जस्टिस अनुराधा बोस की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखिए, ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट अ मैंडेटरी डायरेक्शन
To arrest the accused cannot be issued by court ordinarily while rejecting his petition for anticipatory bail. यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बात की कि अगर आपके पास कोई भी पर्सन एंटीसिपेटरी बेल के लिए आया है, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल का अगर बेसिक सेंस में बात की जाए तो ऐसी बेल कोई भी पर्सन एप्लीकेशन देता है ऐसी बेल के लिए कि उनको ये अप्रहेंशन होती है कि किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो वो पहले ही एक बेल एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं और अपने ग्राउंड मेंशन करते हैं उसमें कि मुझे पहले ही बेल मिल जानी चाहिए। मतलब अरेस्ट के ऑर्डर वहां पर होंगे और तब बेल उनको पहले ही मिल जाएगी, मतलब उसके बाद उनको बेल के लिए अप्लाई फिर से नहीं करना पड़ेगा बिकॉज ही हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एंटीसिपेटरी बेल। और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपको एंटीसिपेटरी बेल समझ में आ गया, सीआरपीसी इस चीज से डील करती है। अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पर्सन ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया और आपने उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है, अब ये डिसमिस करने के बाद आप सीधे ये डायरेक्शंस नहीं दे सकते, इवन मैंडेटरी डायरेक्शंस नहीं दे सकते कि उस पर्सन को क्या कीजिए, अरेस्ट कीजिए, ठीक है, आप सीधे ये नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद जब एंटीसिपेटरी बेल किसी की डिसमिस हो गई उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखेगी कि इस पर्सन को अरेस्ट करना भी है कि नहीं करना है, कुछ ऐसे ग्राउंड्स आए हैं इनके खिलाफ कि अरेस्ट करना है या फिर नहीं आए जिनसे अरेस्ट नहीं होगा। आप सीधे अगर मैंडेटरी डायरेक्शंस दे दोगे तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फिर क्या काम रहा, फिर तो आप सीधे मैंडेटरी डायरेक्शन दे दो कि मतलब आपने इनकी एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस किया, एक तो ये पर्सन आपके पास आए कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दो, आपने डिसमिस किया और सीधे ही आपने मैंडेटरी डायरेक्शंस दे दी कि इनको अरेस्ट किया जाए। ऐसा नहीं होगा, प्रोसीजरल वे में सारा का सारा काम होता है। और किस तरह से होगा कि अगर आपने डिसमिस किया तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करेगी, देखेगी कि अगर पर्सन को अरेस्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तब भी ठीक है, राइट, दिस वॉज द जजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो जाती हैं इसमें, लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू इतने अच्छे से पता लग जाता है ना। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज लक्ष्मीकांत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट कोर्ट कैन नॉट ग्रांट एडिशनल पीरियड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड इफ the law does not contemplate any further period for acquisition. The landowner cannot be deprived of the use of land for years together once an embargo has been put on a landowner not to use the land in a particular manner. The said restriction cannot be kept open-ended for indefinite period. देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे क्या बात की, यहां पर लैंड एक्विजिशन का केस आया। अब लैंड एक्विजिशन का मतलब कि अगर गवर्नमेंट आपकी लैंड लेना चाह रही है फॉर किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से ये बात बोला कि अगर लैंड एक्विजिशन का केस है, गवर्नमेंट ने आपकी लैंड को लेना है पर किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। देखिए यहां पर महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में प्रॉपर एक जो लॉ है वो बन रखा है कि 10 साल का टाइम पीरियड होता है कि 10 साल के अंदर अंदर अगर आपने किसी को भी नोटिस दिया है, किसी भी पर्सन को कि आपकी लैंड एक्वायर की जाएगी, तो उसके 10 साल के भीतर आप क्या कीजिए, लैंड एक्वायर कर लीजिए और एक साल का उनको क्या दिया जाता है, ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली कि अब जब ये पीरियड निकल जाता है उसके बाद आप पर्सन को, जो भी पर्सन है जिसके आपने लैंड ली हुई है, उसको डिप्राइव नहीं कर सकते अपनी ही लैंड को यूज करने में, बिकॉज आपने तो कोई काम किया ही नहीं, आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करना था और आपने वो लैंड ली थी, लेकिन आप वो कुछ कर ही नहीं रहे हो, ना ही आप लैंड एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर इन 2002 ओनली जो हमारे ओनर है उनकी लैंड को फॉर अ पब्लिक पर्पस डाल दिया गया और उसके बाद से वो अपनी लैंड को यूज ही नहीं कर पा रहे थे, 10 साल तक ये हुआ। उसके बाद में उनको नोटिस जाता है कि आपकी लैंड को एक्वायर किया जाएगा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, लेकिन उसके भी बहुत ज्यादा सालों के बाद वो जो लैंड थी वो एक्वायर की ही नहीं गई। तो यहाँ पर अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये बात की कि आप किसी भी पर्सन के साथ, ये तो बिल्कुल एक तरह से हरासमेंट हो गई कि आपने लैंड एक्विजिशन का बोला है उनको कि आपकी लैंड एक्वायर की जाएगी, ना आप उसमें कुछ काम कर रहे हो, ना लैंड एक्वायर कर रहे हो और ना ही जो लैंड ओनर है वो अपनी लैंड को यूज कर पा रहे हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए नहीं रहेगी, ठीक है। दिस वाज द जजमेंट, दैट इज लक्ष्मीकांत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखिए। द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द कन्विक्शन एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज ऑफ फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल एसके साहनी फॉर एलिगेशंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ राशन बाय आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर देखिए हमारे जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल एसके साहनी हैं उन पर प्रॉपर एलिगेशंस लगाई गई थी इन रिलेटेड टू फ्रॉड केस की। यहाँ पर उन्होंने राशन के साथ कुछ प्रोक्योरमेंट वगैरह ये सब कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को भी सेट असाइड कर दिया और जो उनकी डिसमिसल फ्रॉम द सर्विसेज थी उसको भी सेट असाइड किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइडलाइन दी कि जो भी पेंशनरी जो भी पेंशंस होती हैं वो उनको प्रॉपर दी जाएंगी। ठीक है, दिस वाज द जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एल नगेश्वर राव एंड ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की जजमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज विजय कुमार घई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एस अब्दुल नाजिर एंड ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा मुरारी की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये किस बारे में बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट reiterated that mere breach of contract cannot give rise to criminal prosecution for cheating। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये बात की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम ये बिजनेस डील कर रहे हैं, लेकिन बी पार्टी ने ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, माने तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि जो ए हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में चले जाएं और ये कहें कि इन्होंने तो क्रिमिनल ऑफेंस किया है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बात की कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी दिया जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पर आप सिविल कोर्ट में जाइए। ये जो केस आता है वो सिविल कोर्ट में आता है। यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने चीटिंग की है आपसे, कि आप यहां पर इसको किस में अप्लाई नहीं कर सकते हो, आईपीसी में नहीं जा सकते। इंडियन पिनल कोड में चीटिंग के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आप उससे रिलेटेड 420 अपना सेक्शंस आ जाता है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर नहीं जा सकते। आप सिविल प्रोसीडिंग में जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए। ठीक है, दिस वाज द जजमेंट, दैट इज विजय कुमार घई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सारी की सारी जजमेंट्स आज हमने की हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी आपको और अगर लॉ से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। स्टडी आईक्यू के जुडिशरी के कोर्सेज हैं, आप उनको प्लीज चेकआउट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट आपको दिख जाएगा स्टडी आईक्यू के जुडिशरी कोर्सेज का, आप उनको लुकआउट कर सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज सेल इज आल्सो गोइंग ऑन, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं और अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को और भी पक्का कर सकते हैं। इवन आप बूस्टअप करके आप जज बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टडी आईक्यू का जो हमारे कोर्सेज हैं उनको आप प्लीज चेकआउट कीजिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।